मैम ये पर्टिकुलर किसी एज पर होता है या मैम कि किसी भी एज में हो सकता है सर्वाइकल कैंसर? देखिए, सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर जो अगर हम लेंगे तो 40 टू 60 ईयर एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। और ये भी ऐसा सुना है मैंने कि लोग बोलते हैं छूने से भी कैंसर फैलता है। तो क्या मैम ये इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कैंसर जो है ना बिल्कुल भी कोई छूत की बीमारी नहीं है। कैंसर के मरीज के साथ उठने बैठने खाने पीने से कैंसर नहीं फैलता है। और कैंसर के मरीज को सबसे ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है, वो कोई उसके साथ उठे बैठे उससे बातचीत करे। तो मैम जो ये सर्वाइकल कैंसर होता है, जो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव होते हैं उनको होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या मल्टीपल लोगों के साथ एक्टिव होते हैं उनसे फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक बिल्कुल मिथ है कि जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे उन्हीं को ज़्यादा होता है। अच्छा मैम, सर्वाइकल कैंसर को लेके मिथ बहुत ज़्यादा है। आपको ये खाने से कैंसर हो जाएगा, आप वो वाला ऑयल खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, प्लास्टिक पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो मैम आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? हाँ। तो बाकी जैसे कहा कि अगर हम खाना पीना अच्छा नहीं रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो डेफिनेटली परसिस्टेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर हम ऐसा सोचें कि डायरेक्टली ये खाने से सर्वाइकल कैंसर हो रहा है या ये खाने से, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया उपाध्याय है। आई एम द फाउंडर ऑफ सेंट्रल केयर फाउंडेशन। आज हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर इंदु अग्रवाल जी, RGCIC की डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से। हेलो मैम, कैसे हो आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच मैम हमारे लिए समय देने के लिए। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहूँगी कि आज हम यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे सबसे पहले, जो कि मैम बहुत ही कॉमन डिजीज़ हो चुकी है। जिसे हम देख रहे हैं कि लोगों के अंदर बहुत सारी मिथ भी हैं कि किसी न किसी तरीके से लोग ये सोचते हैं कि इस हार्मोनल डिसबैलेंस से हो रहा है कैंसर या फिर लाइफ़स्टाइल से हो रहा है कैंसर। तो मैम पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पहले कैंसर होता क्या है? देखिए, कैंसर जो है वो कोई एक बीमारी नहीं है। कैंसर एक बहुत सारी बीमारियों का समूह है, जिसमें कि अनियंत्रित वे में अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स होता है। ये अनकंट्रोल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल शरीर के किसी भी अंग से शुरू हो सकता है। ओके। तो जब ये सर्विक्स से शुरू होता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सर्विक्स होता क्या है जी। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। स्टिल हमारे देश में लोगों को ये नहीं पता कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, क्योंकि जब हम सर्वाइकल वर्ड यूज करते हैं तो लोग उसको नेक एरिया से रिलेट करते हैं, समथिंग टू डू विद द नेक। एक्चुअली द सर्वाइकल कैंसर इज ए इंडियन प्रोनाउंसिएशन। असल में ये सर्विकल कैंसर जो है ज़्यादा कॉमन प्रोनाउंसिएशन है। ओके। और सर्विकल कैंसर की अगर हम बात करें तो ये जैसे बच्चेदानी है, ये बच्चेदानी है और इसके माउथ को हम सर्विक्स कहते हैं। ओके। इसके कैंसर को जो है हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। ओके। या सर्विकल कैंसर कहते हैं। ओके। तो ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमन कैंसर है और ये एक यूनिक कैंसर है, बिकॉज दिस इज द ओनली कैंसर विच वी कैन क्लेम टू इरेडिकेट, जो कि हम खत्म कर सकते हैं। ओके। आज हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतने वेपन्स हैं वैक्सीन के रूप में, स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में, कि हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इरेडिकेट कर सकते हैं। ओके। इसके बावजूद हमारे देश में करीब 200 महिलाएं रोज इसकी वजह से मरती हैं। हाँ मैम, बहुत सारे केसेस आते हैं। इमेजिन कर सकते हो कि 200 फीमेल्स, इंडियन फीमेल्स, डाइंग ऑफ ए डिजीज which is 100% preventable. So that's really tragic, I would say. तो मैम अच्छा, ये लोगों के अंदर ये बहुत ज्यादा मिथ रहती है कि कैंसर, पहली बात तो मैम टेस्ट ही नहीं कराते हैं, ठीक है, जैसे कि पैप्स में टेस्ट होता है आई थिंक इसके लिए, तो मैम वो टेस्ट कराने से भी बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि मैम अगर हमने टेस्ट करा दिया तो कैंसर निकल आएगा। तो मैम इस पर बहुत ज्यादा मिथ है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा डर है। तो मैम इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे उनको समझा सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है? देखिए, कैंसर जो है ना अभी भी हमारे देश में एक स्टिग्मेटाइज्ड डिजीज है और द ओनली वे टू विन वॉर अगेंस्ट कैंसर इज थ्रू अवेयरनेस। अवेयरनेस के जरिए ही लोगों को जानकारी हमने बढ़ानी है, उसके जरिए ही जो है हम कैंसर के अगेंस्ट वॉर को विन कर सकते हैं। बिकॉज सर्विकल कैंसर की ही जैसे अब हम बात कर रहे हैं,
सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है बच्चियों के लिए, हमारे पास बहुत ही अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, पैप्समियर, HPV DNA टेस्ट, बहुत अच्छे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। अगर हम ये करते हैं तो नो फीमेल शुड डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर। स्टिल आप समझ सकते हैं कि एक ऐसी बीमारी जिसमें कि हम जिसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, वो आज हमारे देश में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बनी हुई है। तो अवेयरनेस जब तक नहीं होगी तब तक जो है हम इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। मैम ये पर्टिकुलर किसी एज पर होता है या मैम कि किसी भी एज में हो सकता है सर्वाइकल कैंसर? देखिए सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर जो अगर हम लेंगे तो 40 to 60 ईयर एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, बट स्टिल कैंसर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट थी शेरिका डियरमस, शी डाइड ऑफ सर्वाइकल कैंसर एट द एज ऑफ 26। जेड गुडी जो बिग बॉस रियलिटी शो की एक स्टार थी, टीवी स्टार फ्रॉम यूके, शी डाइड ऑफ सर्वाइकल कैंसर एट द एज ऑफ 28। सो ऐसा नहीं है कि यंग एज में नहीं हो सकता है, बट डेफिनेटली जो है जो इसकी वैक्सीन लगती है वो बच्चियों को लगती है बिफोर इनिशिएशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। ओके। बिकॉज सर्वाइकल कैंसर जो होता है एक HPV वायरस की वजह से, उसके इन्फेक्शन की वजह से होता है, okay. जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ओके। तो लाइक एनी अदर वैक्सीन जो कि एक्सपोजर से पहले लगाई जाए तो प्रोटेक्शन देती है, तो बच्चियों को हमने सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले वैक्सीन लगानी है, यंग गर्ल्स को लगानी है। ओके। परफेक्टली सेफ वैक्सीन है और इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी वैक्सीन है। तो मैम जो ये सर्वाइकल कैंसर होता है, जो सेक्सुअली ज्यादा एक्टिव होते हैं उनको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या मल्टीपल लोगों के साथ एक्टिव होते हैं उनसे फैलने के ज्यादा चांसेस नहीं, होते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एक बिल्कुल मिथ है कि जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होंगे उन्हीं को ज्यादा होता है, बिकॉज HPV इन्फेक्शन जो है ना बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है, जो कि सेक्सुअली एक्टिव 80% ऑफ द सेक्सुअली एक्टिव फीमेल गेट दिस इन्फेक्शन। ओके। बहुत कॉमन, जस्ट लाइक कॉमन कफ एंड कोल्ड, बट हमारी बॉडी इम्यूनिटी टेक्स केयर ऑफ इट। ओके। 90% केसेस में हमारी बॉडी इम्यूनिटी उसको अपने आप ठीक कर देती है। okay. कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, okay. बट 10% केस में ये इन्फेक्शन परसिस्ट करता है। okay. परसिस्ट का मतलब ये अपने आप ठीक नहीं हो पाता है, okay. फॉर मल्टीपल रीजंस, कि जैसे सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत यंग एज में शुरू कर दी, लेस देन 18 ईयर्स, बैड जेनाइटल हाइजीन, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर इज वन ऑफ द कॉजेज। ठीक है ना। उसी तरह किसी का इम्यूनिटी कम है, उसको इम्यून डेफिशिएंसी है या इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं, तो ये मल्टीपल रीजंस की वजह से कई बार ये इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। और जब ठीक नहीं होता, परसिस्ट करता है फॉर 10 to 15 years, इट बिकम्स द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो हमें एक तो उन फैक्टर से बचना है, जैसे कि भाई मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हो, बैड जेनाइटल हाइजीन ना हो, सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत यंग एज में ना शुरू हो, ये सारी चीजों से तो बचना ही है, बट एट द सेम टाइम कोई ना होते हुए भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है। जैसे मैम हम रूरल एरिया में मोस्टली ज्यादा देखते हैं कि छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है और बेबीज होते हैं, डिलीवर करते हैं बेबीज, और उसके बाद उनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो जाती है एट द कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मोस्टली केसेस में ऐसा देखा गया है, मतलब मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है कि उसमें जो फीमेल्स हैं वो अराउंड 35 या 36 की एज में उनकी डेथ हो गई हो, तो उसमें सर्वाइकल कैंसर ही डिटेक्ट हुआ है। तो बेसिकली देखिए, जैसे आपने कहा मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मल्टीपल एबॉर्शंस, तो वो वियर एंड टियर ऑफ सर्विक्स ज्यादा होता है, तो चांसेस ऑफ परसिस्टेंट इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। फिर जैसे आपने कहा जल्दी शादी हो जाती है, सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट्स एट वेरी यंग एज, तो उससे भी परसिस्टेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर वो लोग इतना जैसे ड्यूरिंग मेंसेस इतना हाइजीनिक वो नहीं कर पाती हैं, मेंटेन कर नहीं पाती हैं, जेनाइटल हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो उससे भी सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो दीज आर द वेरियस रीजंस जिसकी वजह से इन लोगों में रूरल एरिया में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। अच्छा मैम, सर्वाइकल कैंसर को लेके मिथ बहुत ज्यादा है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो आपको हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल बिगड़ रही है तो आपको हो सकता है। आजकल तो बहुत ज्यादा आपको ये खाने से कैंसर हो जाएगा, आप वो वाला ऑयल खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा, प्लास्टिक पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, तो मैम आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? देखिए, कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है। डेफिनेटली जो आप कह रहे हैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया और
जैसे आपने कहा कि प्लास्टिक की बॉटल्स का इस्तेमाल हो गया, कार्सिनोजेनस का एक्सपोजर हो गया, they definitely increase the risk of certain cancers. Almost 40% of the cancers are lifestyle related, जो कि हम अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करके उनसे बचाव कर सकते हैं. बट सर्वाइकल कैंसर इज वन कैंसर जहां पर हमें पता है कि कॉजेटिव एजेंट इज HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस. ठीक है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन जो है उसके होने से ही ये कैंसर होता है. समझ के? तो बाकी जैसे कहा कि अगर हम खाना पीना अच्छा नहीं रखते हैं, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो डेफिनेटली परसिस्टेंट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. बट अगर हम ऐसा सोचें कि डायरेक्टली ये खाने से सर्वाइकल कैंसर हो रहा है या ये खाने से, तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. अगर हम कहें सर्वाइकल कैंसर क्यों होता है, अगर ये क्वेश्चन आप पूछेंगे तो HPV इन्फेक्शन की वजह से सर्वाइकल कैंसर होता है. ओके, दैट इज द मेजर कॉज. मेन कॉज, कॉजेटिव एजेंट इज HPV. ओके, इसीलिए जो हम वैक्सीन करते हैं दैट इज एन HPV वैक्सीन. तो मैम प्रिवेंशन के लिए हम आप लोग HPV वैक्सीन सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल. यंग गर्ल्स को the ideal age to take the vaccine is 9 to 15 years. Before 15 years of age, 26 years की एज तक हम दे सकते हैं. We can give up to the age of 45 also, depending after discussion with the doctors कि उनको जरूरत है या नहीं है. But sexually active women जब अगर लेती हैं वैक्सीन तो उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. तो ideal age is to take before the age of 15 years. Best age is to take the age of before the age of 15. ओके, तो मैम इसके कोई सिम्टम्स वगैरह होते हैं या जैसे वैक्सीन लगवा दी बच्चे ने तो इसके कोई मतलब कि एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है? देखिए, इट इज ए परफेक्टली सेफ वैक्सीन. ओके, इट इज नॉट ए न्यू वैक्सीन. ये 2006 से है. इवन इंडिया में हमारे पास 2008 से ये वैक्सीन है. इंडिया में अवेलेबल है 2008 से, नई वैक्सीन नहीं है. मोर देन 150 कंट्रीज जो हैं उनके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऑलरेडी है. मिलियंस ऑफ डोजेस हैव ऑलरेडी बीन गिवन. तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सेफ वैक्सीन है. तो मैम देखिए, कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट नहीं होते हैं. देखिए, माइल्ड जो वैक्सीन के हो गए, लोकल इन्फेक्शन साइड पे जैसे जहां पर लगाया इंजेक्शन वहां थोड़ा सा पेन हो गया, टेंडरनेस हो गया, बट कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं है. ओके मैम, जैसे हम वैक्सीन्स बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, आप लोग डॉक्टर्स हैं, आप लोग भी एडवाइस करते होंगे, बट क्या होता है लोगों के अंदर डर इतना ज्यादा है कि वो लोग स्टेप ही नहीं लेते हैं. मतलब जैसे कहीं कैंप्स भी लगते हैं सर्वाइकल वैक्सीनेशंस के, जिसमें गवर्नमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट में वैक्सीनेशन कराती है, बट लोग जाते ही नहीं है क्योंकि डर है उनके अंदर इतना ज्यादा. तो मैम उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, हमारे देश में एक तो कैंसर को लेके वैसे ही बहुत सारे मिथ्स हैं, पहली बात. और दूसरी, जब हम वैक्सीन की बात करते हैं और वो ऐसे कैंसर के लिए जो कि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कैंसर है और यंग बच्चियों को हम लगाने की बात करते हैं, तो अपने आप ही लोगों के मन में 10 सवाल आ जाते हैं कि अगर हम इतनी छोटी बच्चियों को लगाएंगे तो शादी के बाद इनको कोई प्रॉब्लम ना आए, बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम ना आए, या कोई मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ना आए. बट दिस वैक्सीन इज ए परफेक्टली सेफ वैक्सीन. इट डज नॉट अफेक्ट एनी, मतलब कोई मैरिड लाइफ में अफेक्ट नहीं आता है. इट डज नॉट अफेक्ट फर्टिलिटी, एनीथिंग. परफेक्टली सेफ वैक्सीन है. प्रोटेक्ट ही कर रही है. बिकॉज अगर किसी यंग गर्ल को सर्विकल कैंसर हो गया तो और इलाज कराना पड़ेगा, दैट विल डेफिनेटली अफेक्ट द फर्टिलिटी. तो इन्हें वे ये जो है प्रोटेक्ट करती है. ओके, मतलब पर्टिकुलरली सेफ है. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि अपनी अपनी छोटी बच्चियों को जो कि 9 to 15 एज में है उनको HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं. मैम पर्टिकुलर डोज कितनी लगती है मैम? देखिए, जब हमने ये वैक्सीन शुरू की थी, जैसे मैंने बताया कि 2006 से है ये, और तो 3 डोज हर एक कोई लगा रहे थे. ठीक है. बट अब WHO की नई रिकमेंडेशंस आई हैं कि अगर हम 20 साल की उम्र तक 1 या 2 डोज भी लगाते हैं तो दैट्स मोर देन इनफ, सफिशिएंट है. हाँ, तो अभी हम जो रिकमेंड जनरली करते हैं कि 20 साल से कम में वी आर गोइंग फॉर 2 डोजेस 6 मंथ अपार्ट, मतलब 6 महीने के अंतर पे, और 20 साल से बड़ी लड़कियों को हम 3 डोजेस कह रहे हैं. बट अगर 1 डोज भी लगती है उससे भी अच्छी इम्यूनिटी मिल जाती है. दैट ऑल्सो गिव्स इनफ प्रोटेक्शन. ओके, तो मैं यही कहूंगी कि जब भी चांस मिले तो HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं. अच्छा मैम, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मेरा ये भी है कि जैसे अबव 40 है
और वो अगर लगाती हैं, वैक्सीनेशन करवाती हैं, उन्होंने उससे पहले वैक्सीनेशन नहीं करवाया, उनका बेबी भी है और उससे पहले उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया, तो क्या मैम उतना ही इफेक्टिव होगी जितनी वो उस गर्ल के लिए है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली ये वैक्सीन लाइसेंस तो है टिल 45 इयर्स ऑफ एज, बट इफेक्टिवनेस गोज डाउन ओके एज द एज इंक्रीजेस। ओके तो जनरली हम लोग 40 इयर्स की फीमेल को मैरिड फॉर मेनी इयर्स को रिकमेंड नहीं करते हैं, ओके बिकॉज उनके लिए जो है स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट है। पैप्समियर टेस्ट, एचपीवी डीएनए टेस्ट, दे हैव जो ये हैं दीज आर वेरी गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। तो इन जो है फीमेल्स के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है। ओके वैक्सीन शुड बी फॉर द यंग गर्ल्स, ओके सेक्सुअली नाइव गर्ल्स आइडियली स्पीकिंग, तभी इफेक्टिवनेस ज्यादा है। ओके क्योंकि उनके लगाने के 2-3 कारण होते हैं। एक तो देखिए, जब हम जल्दी शुरू करते हैं तो प्री एक्सपोजर लगती है, अभी उनको एचपीवी का एक्सपोजर नहीं हुआ, तो लाइक एनी अदर वैक्सीन इट वर्क्स बेस्ट। दूसरे, उनमें एंटीबॉडीज ज्यादा अच्छी आती हैं यंग एज में कंपेयर टू द ओल्डर फीमेल्स। तीसरे, जैसे मैंने बताया, नंबर ऑफ डोजेस कम हो जाती हैं। सो हर तरह से ये बेनिफिशियल है टू टारगेट द यंग गर्ल्स। ओके ओके मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये भी रहेगा कि जैसे किसी को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हुआ तो मैम उसको हम डायग्नोस किस तरीके से करेंगे, मतलब क्या स्टेप रहते हैं? देखिए, सर्वाइकल कैंसर हुआ मतलब पहले तो हम सिम्टम्स की बात करेंगे। जनरली तो जैसे मैंने बताया, पैप टेस्ट और एचपीवी डीएनए टेस्ट हमें करवाने चाहिए एज ए रूटीन। मतलब किसी को कोई सिम्टम नहीं है, स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि कोई सिम्टम नहीं है, स्टिल दे हैव टू गो फॉर द टेस्ट। ठीक है। तो आइडियली स्पीकिंग अगर पैप टेस्ट और एचपीवी डीएनए टेस्ट करा रहे हैं तो वंस इन 5 ईयर इज इनफ। ओके दोनों करा लें, को टेस्टिंग करा लें, हर 5 साल में अगर वो नॉर्मल आता है, दैट मीन्स कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। बट अगर जैसे आपने बताया किसी को सिम्टम्स आते हैं, सिम्टम्स का मतलब जैसे कि किसी को पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग है, पोस्ट कॉइटल का मतलब हस्बैंड से इंटरकोर्स किया, ब्लीडिंग, स्पॉटिंग लग गई, ब्लीडिंग हो गई, या किसी की माहवारी बंद हो गई है, मेनोपॉज हो चुका, उसके बाद उसको फिर से ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे मंथली साइकिल तो एक साइक्लिकल पैटर्न में एवरी मंथ आती हैं, तो इरेगुलर ब्लीडिंग, कभी भी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या वेरी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है जो कि ब्लड स्टेन्ड है खास तौर पे। तो इस तरह के कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली दे शुड गो टू ए डॉक्टर एंड डॉक्टर विल रिकमेंड द टेस्ट, जिसमें कि ये पैप स्मीयर, एचपीवी डीएनए सारे टेस्ट होंगे एंड डॉक्टर विल मेक ए डायग्नोसिस। ठीक है मैम, जैसे किसी का जैसे सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट में हम कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या पर्टिकुलर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एज अ पर्टिकुलर बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, जैसे बहुत सारे आजकल चले हुए हैं टेस्ट थेरेपीज चली हुई हैं, तो आप किस चीज को ज्यादा रिकमेंड करते हो या किस चीज को ज्यादा प्रमोट करते हो कि नहीं पेशेंट के लिए सेफेस्ट चीज है? देखिए, आज की डेट में कैंसर का इलाज किसी भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं है। तो हम तो जैसे बीइंग फ्रॉम आरजीसीआई एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट जो है उस पे ही विश्वास करते हैं। तो ऑल्टरनेटिव थेरेपी का कोई भी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट आज की डेट में नहीं है। आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ, जैसे जो ड्रग्स डॉक्टर्स ने दी हैं, एलोपैथिक डॉक्टर ने दी हैं, उसके साथ में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि भाई साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम हो गए, दवाई टॉलरेट जल्दी हो जाएगी, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू गो टू ए स्पेशलिस्ट। हमारे हॉस्पिटल में तो देखिए ऑर्गन स्पेसिफिक डॉक्टर्स हैं। अगर हम सर्जरी को लें, सर्जरी में भी हेड एंड नेक के अलग हैं, ब्रेस्ट के अलग हैं। सिमिलरली अगर ऑन मेडिकल में कीमो के लिए भी लें, उसमें भी हर ऑर्गन के अलग है, लंग के अलग है, ब्रेस्ट के अलग हैं, ठीक है ना, तो सर्वाइकल के अलग हैं, एंडोमेट्रियल के अलग हैं। तो बहुत ऑर्गन स्पेसिफिक हमारे पास डॉक्टर्स हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं। तो जनरली तो मैं यही कहूंगी कि प्रॉपर एक्सपर्ट के पास जाइए, अपना जो डॉक्टर है वो वाइजली चूज करिए, और वंस यू गो टू ए डॉक्टर, एनी डॉक्टर, देन ट्रस्ट हिम और हर। तो उसके हिसाब से, क्योंकि लोग क्या होता है कि 10 जगह जाना चाहते हैं, उससे ट्रीटमेंट डिलेड हो जाता है। आप 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। यू चूज योर डॉक्टर वाइजली, सोच समझ के चूज करिए,
और उसके बाद ट्रस्ट करके उस पर ट्रीटमेंट लीजिए। अच्छा मैम, आजकल बहुत से नए ब्रांड्स आ गए हैं, नए डॉक्टर्स आ गए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि एलोपैथिक में ट्रीटमेंट नहीं होता, आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट होता है। हमने बहुत लोगों को ठीक किया है, एलोपैथिक में तो ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं लोग। तो मैम इस पे आप क्या मतलब देखिए, क्या आज की awareness डेट देना में कुछ चाहेंगे? भी ऐसा एविडेंस बेस्ड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, मैंने बोला ना, कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट एज सच अगर सोचें कैंसर का ट्रीटमेंट किसी और पैथी में है तो मेरी नॉलेज में तो एटलीस्ट नहीं है। और जनरली मैं बीइंग फ्रॉम ए कैंसर हॉस्पिटल में रोज देखती हूँ कि हमारे पास मरीज आता है, हम उसको बायोप्सी या कुछ सजेस्ट करते हैं, वो घबरा के इधर उधर चला जाता है, 2-3 महीने दूसरी ट्रीटमेंट करवा के वापस आता है, डिजीज फैल चुकी होती है, ट्रीटमेंट जो होता है मुश्किल हो जाता है, साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, और कई बार सब कुछ करने के बाद हम मरीज को बचा नहीं पाते। अच्छा, तो इसलिए मैं एडवाइस नहीं करूंगी कि जैसे मैंने बताया, अपना डॉक्टर पूरा फेथ के साथ आराम से सर्वे करके चूज करिए, देन ट्रस्ट योर डॉक्टर। और मैम ऐसी बहुत सी चीज देखी गई है कि लोगों के अंदर एक मिथ बहुत बड़ा है कि अगर बायोप्सी कराई तो कैंसर फैल जाएगा। इस ये पे आप देखिए, क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा। बिकॉज बायोप्सी के बिना आप डायग्नोसिस नहीं बना सकते हैं। बायोप्सी, टिश्यू बायोप्सी जो है कंफर्मेशन के लिए जरूरी है, ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। और होता क्या है, द मोमेंट वी सजेस्ट बायोप्सी तो पेशेंट इधर उधर भाग जाते हैं और उससे ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। ओके, तो बिल्कुल इसमें नहीं फंसिए, बायोप्सी के बिना डायग्नोसिस नहीं बन सकता है, और जब तक डायग्नोसिस नहीं बनेगा तो डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर सकता है। बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। अच्छा मैम, ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का जैसे जो भी डिटेक्ट होता है पेशेंट को और उसने अपना ऑपरेट कराया, ट्रीटमेंट कराया, क्या मैम वो बैक टू नॉर्मल लाइफ जी सकता है? बिल्कुल, डेफिनेटली कैंसर जो है ऐसा नहीं है, कैंसर के बाद जो है मरीज बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। कैंसर की ट्रीटमेंट के दौरान डेफिनेटली थोड़ा सा थकान हो सकती है, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके पूरी क्षमता में कमी आए, बट वंस द ट्रीटमेंट इज ओवर तो उसके बाद बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो सकता है। इसीलिए हम इस बात पे बहुत जोर देते हैं कि कैंसर जो है अर्ली डिटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब अर्ली डिटेक्ट होता है तो ट्रीटमेंट जो होता है लेस एग्रेसिव होता है, ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं, खर्चीला कम होता है और मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ओके अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। ओके मैम, एक क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि बोलते हैं कि अरे उसको सर्वाइकल कैंसर निकल गया, तो लोग उसके पास तक नहीं जाते हैं। और ये भी ऐसा सुना है मैंने कि लोग बोलते हैं छूने से भी कैंसर फैलता है। तो क्या मैम ये इस पे आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कैंसर जो है ना बिल्कुल भी कोई छूत की बीमारी नहीं है। कैंसर के मरीज के साथ उठने बैठने खाने पीने से कैंसर नहीं फैलता है। और कैंसर के मरीज को सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है को कोई उसके साथ उठे बैठे उससे बातचीत करे। कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। जैसे अभी मैंने सर्वाइकल कैंसर बताया आपको, ये एचपीवी से होता है, बट कैंसर नहीं फैलता। सर्वाइकल कैंसर कैंसर के मरीज के साथ उठने बैठने से नहीं फैलेगा। एचपीवी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, वो अलग तरह से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग है। दैट इज फॉर द वायरस, नॉट फॉर द कैंसर। कैंसर छूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। क्योंकि मैम बहुत से लोग तो मैम जिसके घर में डिटेक्ट हो जाता है, लोग उनके घर वालों से बात तक करना नहीं छोड़िए, नहीं नहीं मतलब नहीं, फोन भी उठाना बिल्कुल बंद कर भी देते हैं। नहीं, कैंसर छूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। और कैंसर के मरीज को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी फैमिली को सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये जो है मिथ बिल्कुल भी सही नहीं है। मैम एक और चीज पूछूंगी मैं, जैसे हम फीमेल हैं तो ऑलरेडी लाइफ इतनी स्ट्रगलिंग रहती है, घर भी देखना होता है, और जो वर्किंग वुमेन्स है वो बाहर भी देखती हैं, फिर अपने बच्चे को भी देखना होता है। और अगर जैसे वो सफर करती हैं इस डिजीज से, तो मैम उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो इस बीमारी से कैसे लड़े? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि भगवान ने फीमेल्स को जो है ना बहुत स्ट्रांग बनाया है कि वो घर की भी जिम्मेदारियां देखती हैं, परिवार की देखती हैं, अपना नौकरी भी करती हैं, तो सब जगह वो जो है एक्सेल करना चाहती हैं। इस चक्कर में लेकिन कई बार वो अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट करती हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो अपनी हेल्थ को देखते हुए ही हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है।
अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो हमारा परिवार हेल्दी नहीं रह सकता, हम अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरह से पूरी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी हेल्थ को ध्यान में रख के अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। हमें अपने रूटीन के जो टेस्ट हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स हैं, टाइम टू टाइम हमें कराने चाहिए। अगर हमें कोई लक्षण है तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें अपनी हेल्थ को भी टेक केयर करना चाहिए, अदरवाइज हम अपनी जिम्मेदारियों भी ठीक से नहीं निभा पाएंगे। मैम, जो आजकल की नई जनरेशन है, जेन ज़ी जिसे हम बोलते हैं, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है। अब जैसे हम लोग ही देखते हैं, हमारे घर में ही बच्चे हैं तो अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, और इवन हम लोग के टाइम से ज़्यादा ही फॉरवर्ड है आजकल के बच्चे। तो मैम, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, कैंसर इज ए लाइफस्टाइल डिजीज। ऑलमोस्ट 40% ऑफ द कैंसर आर लाइफस्टाइल रिलेटेड। तो मैं यही कहूँगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। और जो आजकल के बच्चे जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, पैक्ड फूड है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, रात को देर रात साई रात जागते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल है, तो वो चीज़ें जो है कैंसर को बढ़ावा देती है। मैम, जैसे आजकल के बच्चे जंक तो खाते ही खाते हैं, उन्होंने मतलब कम एज में वो ड्रिंक्स भी करने लग गए हैं, स्मोक भी करने लग अल्कोहल और गए हैं। टोबैको तो है ही। टोबैको जो है दैट इज द बिगेस्ट प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। तंबाकू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑलमोस्ट 40% ऑफ द मेल कैंसर्स एंड 20% ऑफ द फीमेल कैंसर्स इन इंडिया। तंबाकू खाने से खाली मुंह का कैंसर नहीं होता, इवन सर्वाइकल कैंसर का जो खतरा है वो 4 टाइम्स हो जाता है। ओके। सो ऐसा नहीं कि तंबाकू खाएंगे तो मुंह का कैंसर होगा जी, फेफड़ों का कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। तंबाकू शरीर के हर अंग के कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। सिमिलरली अल्कोहल, वन ऑफ द वेरी कॉमन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ाता है। ओके। तो इसलिए हेल्दी लाइफस्टाइल का तो रोल है ही है, डेफिनेटली। ओके, तो मेरा मैसेज सभी यंगस्टर्स को रहेगा कि आप लोग ड्रिंक करना छोड़ दें, और अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो वो भी छोड़ दें। आप अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी रखें जिससे आप स्वस्थ रहें। और मैम, एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से ये रहेगा, मैम आपके पास क्या कोई लाइफ स्टोरी है या कोई इंसिडेंट की मैम, कि आपके पास कोई केस आया हो पर्टिकुलर जो आपके दिल को छू गया हो आपके क्या करियर में? देखिए, हमारे पास रोज ऐसे केसेस आते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब किसी को कैंसर डायग्नोज होता है तो वो बहुत ही एक ऐसा मोमेंट होता है कि पेशेंट बहुत सारे फेजेस से गुजरता है। इनिशियली तो बहुत डिनायल मोड में रहता है कि नहीं, हमें नहीं हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आती है। बट डेफिनेटली रोज हम देखते हैं, बट डेफिनेटली जो हमारे पास केसेस आते हैं, जब किसी यंग बच्चे को, अभी मेरे पास एक लड़की आई थी, शी वाज जस्ट 26 इयर्स ओल्ड। तो उसकी प्लानिंग थी कि वो बाहर जा रही थी, उसको यूएस में जॉब मिल गई थी। शी वॉज अबाउट टू स्टार्ट हर करियर इन यूएस, सियाटल में जाके माइक्रोसॉफ्ट में उसकी बहुत अच्छी जॉब लगी थी। एंड शी फेल्ट ए लंप इन द ब्रेस्ट, शी केम टू मी एंड हमने टेस्ट किया एंड इट टर्न्ड आउट टू बी कैंसर। तो ये है कि बट उसने बहुत ब्रेवली इस चीज़ को फेस किया। शी वेंट थ्रू द होल ट्रीटमेंट एंड उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। शी वेंट बैक टू यूएस एंड आज वो बहुत सीनियर पोस्ट पे है एंड शी इज इन टच विद मी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं और बच्चे टच में रहते हैं। कैंसर भी जो है वो एक फेज ऑफ लाइफ है जो कि, बट इट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। वी ऑलवेज से इट इज ए बिगिनिंग ऑफ ए स्ट्रॉन्गर वाइजर यू, बिकॉज बहुत सारे लोग दे इमर्ज स्ट्रॉन्गर आफ्टर द कैंसर डायग्नोसिस। बट मैम, मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्टली तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने डॉक्टर के ऊपर। डेफिनेटली फॉर द सक्सेस, डॉक्टर्स बहुत चेंज करते हैं इस नहीं, फॉर द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट जो है, मैंने बोला ना कि आपको आप डॉक्टर चूज करने में अपना टाइम लीजिए एंड उसके बाद जब आपने चूज किया, यू नीड टू ट्रस्ट योर डॉक्टर। तो मैम, इसके लिए लाइफस्टाइल के लिए मैम आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि लोगों को क्या बदलना चाहिए? बेसिकली फोकस्ड क्या चीज रहनी चाहिए? देखिए, जैसे आपने बताया कि तंबाकू का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है ना, और हमें फिजिकली एक्टिव रहना है, अपना स्क्रीन टाइम जो है वो घटाना है, बिकॉज सारा टाइम बैठने से, फिजिकल इनएक्टिविटी से वजन जो है
वो बढ़ जाता है। ओबेसिटी इज ए बिग रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। ओके ओबेसिटी से बहुत तरह के कैंसर्स जो हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है। उसी तरह से वैक्सीनेशन करवानी है बच्चियों को हमें। खाने पीने में हमें रेड मीट, प्रोसेस्ड मीट को अवॉइड करना है। मोर ऑफ प्लांट बेस्ड डाइट लेनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं और समय समय पे स्क्रीनिंग करानी है। स्क्रीनिंग मीन्स प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराना है अपना। ऐसा नहीं है कि भाई जब बीमार हुए तभी डॉक्टर के पास जाना है। खास तौर पे 40 साल की उम्र के बाद जो है हमें मैमोग्राफी करानी चाहिए। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स को सबको पैप स्मीयर टेस्ट, HPV DNA टेस्ट वंस इन 5 ईयर एटलीस्ट कराना चाहिए। ओके तो इस तरह से हमें अपनी जांचें रेगुलर वे में करानी चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। और मैम एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे कि मैम आपका तो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आप हो, तो मैम आपके टोटल करियर में आपने प्रिवेंटिव सेक्शन को ही क्यों सेलेक्ट किया इनमें आके? देखिए, शुरुआत में तो बीइंग ए गायनेकोलॉजिस्ट आई वाज इनटू प्रैक्टिस, तो काफ़ी हेक्टिक लाइफ थी। व्हेन आई केम इनटू RGCI डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, तो शुरुआत में तो ये सोच के आई थी कि ठीक है, नो मोर इमरजेंसीज, 9 to 5 जॉब करेंगे। बट यहाँ जब मैंने कम्युनिटी में जाना शुरू किया, स्पेशली अंडर सर्व्ड में जाना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि लोगों में अवेयरनेस तो है ही नहीं, बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। मतलब स्क्रीनिंग प्रिवेंटिव के लिए, और फिर उसके बाद खाली अंडर सर्व नहीं, इवन अमंग द एजुकेटेड क्लास जो है, पीपल आर नॉट कैंसर एजुकेटेड। तो धीरे धीरे मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ जो है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी नजर आने लगी एंड आई स्टार्टेड एंजॉयिंग माय वर्क ऑल्सो। मुझे इस तरह का काम कम्युनिटी सर्विस में अच्छा लगने लगा। सो नाउ आई एम इनटू दिस फॉर द लास्ट 14 years। मैम ये तो हमारे सौभाग्य की बात रहेगी कि मैम आप जैसे डॉक्टर्स थैंक यू। कम्युनिटी में आकर सबको अवेयरनेस स्प्रेड आउट कर रहे हैं, जो कि एक राइट इन्फॉर्मेशन है। और मेरी रिक्वेस्ट एक सबसे जनता से ये भी रहेगी कि आप प्लीज हमारे डॉक्टर्स को फॉलो करें, और जो आपके डॉक्टर्स आपको बता रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए बता रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी इतनी मेहनत करके आते हैं, तो उनको भी चाहिए कि उनका जो पेशेंट है वो स्वस्थ रहे। मेन मोटिव तो उनका यही रहता है, और वो भी बहुत ग्लैड फील करते हैं जब एक कोई भी कैंसर पेशेंट या कोई भी डिजीज का पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उनके लिए एक प्राउड की बात होती है। तो मैम जो डॉक्टर्स को गॉड बोला गया है वो बिल्कुल सही बोला गया है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं देखिए, इतना भी ऊंचा नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, डॉक्टर्स अपना काम जो है, और मैं तो यही कहूंगी कि देखिए 99% ऑफ द डॉक्टर्स जो है अपनी काम को बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं, पैशनेट वे में कर रहे हैं। बाकी तो देखिए हर प्रोफेशन में 1 to 2% कुछ ना कुछ होता होगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मे भी मुझे लगता है डॉक्टर्स का प्रोफेशन ऐसा है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है अपना काम ईमानदारी से करना चाहते हैं और अच्छी तरह से करना चाहते हैं। और आई थिंक जो पेशेंट को ठीक होने में जो उनको खुशी मिलती है, शायद किसी और चीज से नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो मैं तो यही समझती हूँ एटलीस्ट कि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि जिसमें पेशेंट हेल्दी है तो हम भी खुश हैं। बिल्कुल मैम, क्योंकि आपने अगर पेशेंट को टच किया है तो वो आपको ये लगता होगा कि नहीं ये ठीक होना चाहिए। हाँ, तो सेटिस्फाइड होके जाना चाहिए। मुझे लगता है 99% ऑफ डॉक्टर्स यही सोचते हैं। मैम एक और क्वेश्चन ये था कि जैसे HPV वैक्सीन जो है वो फीमेल्स गर्ल्स के लिए तो आपने मुझे बता दी, ऑडियंस को भी आपने बता दी, तो मैम क्या ये मेल्स को भी ये वैक्सीन लगाई जाती हैं? क्या उनके अंदर भी ऐसा कोई कैंसर डेवलप हो सकता है क्या इस वायरस के थ्रू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। HPV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर करता है, ये बॉयज में भी बहुत सारे कैंसर करता है। जैसे पीनाइल कैंसर है, लेट्रिन के नीचे का रास्ते का कैंसर जिसको एनोजेनाइटल कैंसर कहते हैं, वो करता है। और दूसरे बहुत सारे मुंह के कैंसर्स भी HPV रिलेटेड होते हैं। तो ये एटलीस्ट 6 टाइप्स ऑफ कैंसर्स करता है। जिसमें सर्वाइकल कैंसर फीमेल्स में हो गया, वल्वल कैंसर, वेजाइनल कैंसर ये फीमेल्स के हो गए। उसके बाद एनल कैंसर दोनों में हो गया, लड़कियों में भी लड़कों में भी। पीनाइल कैंसर बॉयज में हो गया, तो मुंह का कैंसर भी दोनों में हो गया। तो इस तरह से, बट जो 90% ऑफ द HPV रिलेटेड डिजीजेज है वो फीमेल्स में होती है। 10% ऑफ द HPV रिलेटेड डिजीजेज अकर इन बॉयज।
ओके बट डेफिनेटली अगर हम बॉयज को लगाते हैं दे विल बी बेनिफिटेड बाय इट। ओके मैम, उनकी क्या एज होती होगी? उनके लिए भी सेम एज ग्रुप है, सेम डोज है। ओके बहुत बॉयज को लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो Okay. HPV रिलेटेड कैंसर से प्रोटेक्शन होगा, जैसे मैंने बताया पीनाइल कैंसर है, एनोजेनाइटल कैंसर है, ओरोफेरिंजियल कैंसर है, मुंह के कैंसर है, उनसे बचाव होगा। दूसरे अगर हम बॉयज को लगाते हैं तो उनका पार्टनर भी प्रोटेक्ट होएगा, हाँ जिसको हम स्पाउस को जो Spouse है को बोल रहे हैं। पार्टनर को ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरी एक होती है हर्ड इम्यूनिटी। HPV का सोसाइटी में कम्युनिटी में बर्डन कम हो जाएगा। ओके तो इट इज डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर द बॉयज। बट ज्यादा जैसे बताया कि HPV रिलेटेड डिजीजेस फीमेल्स में ज्यादा होती हैं, इसीलिए हमारा प्राइमरी टारगेट इज गर्ल्स। ओके बट अगर डेफिनेटली बॉयज लगाते हैं तो दिल बी बेनिफिटेड बाय। अच्छा मैम, जैसे बॉयज का तो हो गया कि 9 to 15 की एज में 9 to 26 26 आप मान के, बिकॉज हमारे यहाँ पर हमारे देश में सेक्सुअल एक्टिविटी जो है जनरली लेट शुरू होती है, तो आप मान के चलिए 9 to 26 हमारी गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए ठीक एज है। और मैम जैसे बाद में मैंने अगर जैसे कि हमने आपसे पूछा कि मैम फीमेल्स 40 के बाद अगर लगवाती है तो क्या इफेक्ट होता है, क्या मेल्स भी ऐसे ही वैक्सीन लगवा हाँ सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं, बट द आइडियल time and age to take the vaccination is Okay. before exposure to HPV. Okay. That applies to both boys and girls. अच्छा मैम, जैसे जिनकी मिस हो गई है डोज, जो पुराने टाइम के या जो 90s के जनरेशन है मैम, मोस्टली मुझे नहीं लगता कि उन्होंने लगवाई है, तो मैम उनके लिए मैम क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं? मैंने बताया ना, जैसे कि फीमेल्स जैसे हैं जिन्होंने अब नहीं लगवाई है, दे आर मैरिड, सेक्सुअली एक्टिव, बच्चे हैं उनके, दे शुड गो फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके स्क्रीनिंग से हम जल्दी से बीमारी को पकड़ लेंगे। ओके और अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, या कई बार तो सर्वाइकल कैंसर को हम प्री कैंसरस स्टेज पे पकड़ लेते हैं। प्री कैंसर मीन्स अभी कैंसर बना नहीं है, बट देयर आर चांसेस कि अगर कन्वर्ट हो सकता है तो वो छोटे से ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएंगी। तो मैम उस ट्रीटमेंट में क्या कोई ऑपरेशन वगैरह होता है कि खाली देखिए मेडिसिन से हो जाता है? डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज, कई बार बहुत छोटी सी है, उस एरिया को हम बस निकाल देते हैं, वही ट्रीटमेंट हो जाता है, उसी से ठीक हो जाता है। ओके डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ डिजीज हम ट्रीटमेंट करते हैं। ओके तो मैम अच्छा, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जैसे जब बायोप्सी होती है तो उसमें सब लोग बोलते हैं कि चीरा लगा दिया, चीरा लगाया डॉक्टर ने और मेरा कैंसर फैल गया। तो मैम इस केस में आप क्या मतलब बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये मिथ है लोगों की, जिस वजह से लोग अगर कैंसर आ भी जाता ना तो लोग जाते ही नहीं है बायोप्सी कराने। देखिए चीरा क्या मतलब, बायोप्सी जैसे करते हैं तो हम एक टिश्यू लेते हैं। हाँ। और टिश्यू डायग्नोसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स ए कंफर्मेटरी टेस्ट। जब तक टिश्यू डायग्नोसिस नहीं बनेगा तब तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा। तो बायोप्सी तो मस्ट है, और बायोप्सी से कैंसर नहीं फैलता है। ओके जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मिथ बहुत हमारा ट्रीटमेंट डिले हो जाता है। ओके एंड डिलेड ट्रीटमेंट से कई बार पेशेंट को अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ जाते हैं। जैसे मैम मैंने एक और चीज सुनी है कि जैसे ट्रीटमेंट जब होता है तो कभी कभार डॉक्टर सर्विक्स ही निकाल देते हैं, बोलते हैं उनका गर्भाशय निकाल दिया, यूट्रस निकाल दिया, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर हो गया था। तो मैम उस केस में प्रेग्नेंट तो दोबारा हो नहीं सकती लेडी, तो वो नॉर्मल लाइफ वो जी सकती है या उसको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए जैसे मैंने बताया ना, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज ट्रीटमेंट किया जाता है। कई बार हम लोकली खाली एरिया को निकालते हैं, कई बार जैसे आपने कहा गर्भाशय निकालने से डेफिनेटली प्रेगनेंसी में नहीं होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है और किसी काम का यूट्रस के लिए और किसी को नहीं है। अगर यंग एज में निकालते हैं तो हमारी ओवरीज को हम छोड़ देते हैं, अगर उनमें कोई बीमारी नहीं फैली है। और ओवरीज हार्मोन अपना प्रोड्यूस करती रहती हैं, तो जो यूट्रस के अंदर जो है सिर्फ बच्चा जो है पलता है, तो वो प्रॉब्लम तो आएगी, बट जो हार्मोन्स बाकी फंक्शंस बॉडी के ठीक होते रहेंगे। अच्छा मैम एक और चीज पूछनी थी मुझे कि जैसे कैंसर जिसको डिटेक्ट हुआ उसने ट्रीटमेंट करा लिया सर्वाइकल कैंसर, तो मैम दोबारा क्या वो रिवर्ट बैक हो सकता है क्या? देखिए वो कोई भी कैंसर होता है उसका वापस आने को हम रिकरेंस कहते हैं। तो देखिए रिकरेंस का डर बना रहता है, इसीलिए डॉक्टर्स जो है रेगुलरली फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। उस फॉलोअप में डिफरेंट टेस्ट करते हैं। तो जब भी डॉक्टर कोई भी ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जैसे जैसे डॉक्टर्स आपको बुला रहे हैं तो वो जाना ही होता है फॉलोअप के लिए। शुरू में फ्रीक्वेंट होता है, कभी एवरी मंथ है, एवरी 6 मंथ है, एवरी 3 मंथ है, उसके बाद साल में है, फिर 2 साल में है। तो जैसे जैसे डॉक्टर्स बुलाते हैं फॉलोअप करा।
तो मैम एक बात और सबको मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि डॉक्टर्स आपको अगर जितने टाइम में आपको बुला रहे हैं तो प्लीज आप उनके पास विजिट जरूर करें और अपना डायग्नोस जरूर करवाएं क्योंकि मैम इस केस में भी लोग बहुत ज्यादा डिले कर देते हैं कि एक बार हो गया, हाँ ठीक हो गया, अब नहीं जाना है क्योंकि मैम ये है हैबिट लोगों के अंदर। तो मैम मैं वही बता रही हूँ कि ऐसा करते हैं लोग। मैम आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? आप सर्वाइकल कैंसर से आज हमने जो भी अवेयरनेस फैलाई है अपने पॉडकास्ट के थ्रू, तो मैम आप ऑडियंस तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहती हैं? मैं ऑडियंस को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर इज ए 100% प्रिवेंटेबल डिजीज। नो फीमेल शुड डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर। एंड जितनी भी बच्चियां हैं उनको वैक्सीनेट कराइए। जितनी भी मैरिड फीमेल्स, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल्स हैं, दे शुड गो फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट। और अगर कोई बीमारी निकलती है तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट कराइए। नो वन शुड डाई ऑफ सर्वाइकल कैंसर। दैट्स माई मैसेज। थैंक यू सो मच मैम, आज पॉडकास्ट में आप आए हो और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने बिल्कुल सही चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। अब हम मिलते हैं Thank you. नेक्स्ट एपिसोड में। Thank you. Thank you.